किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए की अहम घोषणा। बाढ़ की वजह से खराब हो गई फसलों के सर्वे का दिया निर्देश। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद किसानों को जल्द की जाएगी नुकसान की भरपाई। उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालकों को दे रही है 40% अनुदान। प्रदेश सरकार 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक दे रही है 3 महीने का निशुल्क प्रशिक्षण। 16 सितंबर तक आवेदन है आमंत्रित। बिहार सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रयासरत। पैक्स की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। पैक्स की सदस्यता के बाद किसानों के धान, गेहूं, मक्का की पैदावार को सरकार खरीदेगी एमएसपी पर। 250 ग्राम वजन से ऊपर का ड्रोन बनाने वाली कंपनी को अब फिटनेस टेस्ट लेना होगा जरूरी। विमाना एयरोस्पेस कंपनी ने फसलों में कीटनाशकों के स्प्रे के लिए तैयार किया है खास ड्रोन। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रदेश में जिन किसानों की फसलें बाढ़ की वजह से खराब हो गई हैं, उनका सर्वे करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री के वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। योगी ने कहा कि संकट का सामना जब सब मिलकर करते हैं तो फिर संकट नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं, उसी सामग्री को ही 48 ट्रकों के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, वहां सरकार ने तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। अधिक बारिश और बाढ़ से हुए फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बीते दिनों प्रदेश में अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुई क्षति के मुआवजे के रूप में प्रभावित किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए इस राहत राशि का हस्तांतरण किया। बीज, उर्वरक, जैविक खेती पर मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश के अन्नदाताओं की खुशहाली और उनकी मुस्कान ही हमारी सरकार की ताकत है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि जो होना था वह हो चुका है और अब हम अपने किसानों को उनकी फसल क्षति का समुचित मुआवजा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अन्नदाताओं को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश का कोई भी किसान मौसम की मार पर बेसहारा नहीं रहेगा। हमारी सरकार सुख दुख सहित हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। सबको राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते अगस्त महीने में प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई विभिन्न क्षतियों से प्रभावित परिवारों के पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 24,884 प्रभावितों को 30 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि का वितरण किया था। उत्तर प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देने वाली है।
सहारनपुर, बस्ती और प्रयागराज में 90 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि के साथ ऐसे अनुपूरक व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें कम भूमि और कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन और शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है। प्रदेश सरकार मधुमक्खी पालन के लिए 40% अनुदान भी प्रदान कर रही है। विभाग द्वारा 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक 3 माह का ये निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रशिक्षण में सभी वर्ग के पुरुष, महिला अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और इनके लिए कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देश में आने वाले दिनों में यदि कोई कंपनी 250 ग्राम वजन से ऊपर का ड्रोन बनाती है तो उसे सरकारी फिटनेस टेस्ट लेना जरूरी होगा और इसके लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षणशाला गाजियाबाद में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक प्रयोगशाला तैयार की है, जिसमें एक ड्रोन को करीब 20 दिनों में टेस्ट किया जाता है और फिर उसको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। DGCA के गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी ड्रोन को 7 तरह के मानकों पर खरा उतरना होता है। नेशनल टेस्ट हाउस के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 50 से अधिक कंपनियों के ड्रोन टेस्टिंग में रिजेक्ट हो चुके हैं और केवल 2 कंपनी के ड्रोन टेस्ट में पास हुए हैं। गाजियाबाद के राष्ट्रीय परीक्षणशाला में विमाना एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पहली कंपनी है जिन्होंने राष्ट्रीय परीक्षणशाला से अपनी टेस्टिंग पूरी की है और सर्टिफिकेट भी लिया है। विमाना कृषि क्षेत्र के ड्रोन बनाती है जिसे फसलों में स्प्रे के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षणशाला में ड्रोन टेस्टिंग पर NTH के महानिदेशक आलोक श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। हमारे साथ बात करने के लिए NTH के DG आलोक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, इस टेस्टिंग का क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमने ड्रोन देखा कि बहुत जगह ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में। यहाँ ये जो प्रयोगशाला है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, किसी भी जैसे ड्रोन्स ही हो गए, अगर आपको उसको बाहर उड़ाना है तो उसके लिए कुछ नेसेसरी टेस्ट होते हैं जिसको उसको पास करना आवश्यक होता है। उसके बाद ही उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के बाद ही आप उसको एक पब्लिक प्लेस में उड़ा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए जैसे उसमें अगर कोई ख़राबी है, वो गिर गया तो किसी का लॉस हो सकता है। इसलिए उससे बचाने के लिए DGCA ने नॉर्म सेटअप किए हैं फॉर टेस्टिंग। वो सारे टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जैसे शॉक टेस्ट हो गया, एनवायरमेंटल टेस्ट हो गया और डस्ट चेम्बर, इस तरह IP, ये सारे टेस्ट करके हम ये सिद्ध करते हैं कि ये जो है स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। ये जो टेस्टिंग है ये कह सकते हैं कि सरकारी टेस्टिंग है। नेशनल टेस्ट हाउस 112 साल पुरानी संस्था है जिसने कोलकाता में स्टार्ट किया था और बहुत सारे टेस्ट करता है। हम लोग सीमेंट और ट्रांसफार्मर काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं। तो एक सरकारी संस्था है और इसके द्वारा जो जारी किए गए सर्टिफिकेट्स, तो आप कह सकते हैं कि वो सरकारी सर्टिफिकेट्स होंगे क्योंकि एक सरकारी संस्था जारी कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट पे टेस्ट ऑलरेडी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि और संस्थाएं भी हैं जो टेस्ट करती हैं। बट ये है कि हम लोग एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं और एक प्रॉब्ली अ बेटर ऑल्टरनेटिव इन द सेंस कि वी विल कीप आवर टेस्ट फी एज लो एज पॉसिबल सो दैट जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स और MSMEs और जो खासकर स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे आसानी से टेस्ट करा सकें। कृषि के हिसाब से बनाया है तो क्या क्या फ़ायदे उस क्षेत्र में होंगे? देखिए, जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखें तो फिर जैसे कीटनाशक का छिड़काव ही करना है ना, तो एक बड़ा सा 10 एकड़ का फील्ड अगर है उस पर आप आदमी 4-5 लगाए, उसके बजाय अगर आप ड्रोन में जैसे नीचे वो एक उसमें फिल करके लगा दें तो वो पूरा लाइन से उसका छिड़काव करता चला जाएगा और काफ़ी समय बचा सकते हैं और मैन पावर भी आप उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, गाजियाबाद। और बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और अन्य
योग्य व्यक्तियों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति यानी कि पैक्स की सदस्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। पैक्स किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पैक्स के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है और इसके जरिए किसानों और ग्रामीणों को 27 से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें खाद, बीज, दवाएं, सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने की सुविधा, उपज स्टोर करने समेत अधिक दाम में बिक्री का भी मौका मिलता है, जबकि खेती के लिए ज़रूरत पड़ने पर लोन भी मिलता है। पैक्स की सदस्यता लेने के बाद किसानों और ग्रामीणों को धान, गेहूं, मक्का आदि की पैदावार को सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है और साथ ही खेती के लिए किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पैक्स की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और इसके साथ ही आवेदन करने वाले का घर पैक्स के कार्य क्षेत्र में होना चाहिए। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिहार में पहले आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपये था। नीतीश सरकार के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और जीवन स्तर सुधार में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की भूमिका अहम है। उन्होंने योगदान का सम्मान करते हुए मानदेय में वृद्धि का निर्णय लिया है। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही बिहार में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है और इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सेवाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके अहम योगदान को देखते हुए उनके मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है और इससे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा और समेकित बाल विकास सेवाएं और बेहतर होंगी। बिहार में नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत पहली किस्त में महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ताकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं भी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था रखी गई है। बड़ी संख्या में खासकर ग्रामीण महिलाएं पंचायत केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र भर रही हैं। बिहार के एक ऐसे ही पंचायत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। केंद्र और बिहार सरकार की ओर से महिलाओं को यानी कि एक घर से एक महिला को इसी महीने 10,000 की राशि मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। फॉर्म भर रही हैं और ऐसा सरकार का कहना है कि 15 तारीख तक हर लाभुक के खाते में 10,000 रुपये आ जाएगा और अगर आप बढ़िया करते हैं, उनका व्यापार अगर अच्छा होता है तो बाद में 75,000 और उसके बाद 2 लाख रुपए तक की राशि भी महिलाओं को दी जाएगी। तो ये महिलाएं फॉर्म भरने आई यहाँ पे। हम आपसे बात आपसे क्या करने आई यहाँ पर? मुख्यमंत्री योजना की तरफ से मिल रहा है 10,000 की राशि। इसके बाद फिर दे देंगे तो उसके बाद फिर 2 लाख का राशि भी मिलेगा। उससे रोजगार बढ़ाना है, रोजगार करने के लिए मिलेगा सर, और इसका कुछ भी सूद नहीं भरना पड़ेगा। और इसके बाद जो रोजगार जो आगे बढ़ाने के लिए गरीबी को मिल रहा है उसके बाद 2 लाख का फिर अथी होगा। हम भरवाने के लिए आए हैं सब एसएसजी का। रोजगार जो महिला है उसको रोजगार मिल रहा है, पैसा मिलेगा 10,000 रुपया और उससे जो महिला जो जिसको दीदी का गरीबी रेखा है उसको आगे मैं रोजगार करने के लिए मिल रहा है। तो आपने देखा कि एक लंबी कतार है यहाँ पर महिलाओं की जो जीविका से जुड़ी हुई हैं और सरकार का कहना है कि इसी महीने की 15 तारीख के बाद सभी के खाते में जो हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये उनके खाते में आएंगे और अगर अच्छा करेंगी तो सरकार उनकी प्रोत्साहन राशि को और आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़। और आगे बढ़ते हैं जहां आप जान लेते हैं किसान समाचार में देश भर की मंडियों का भाव।
मंडियों में लाल मिर्च की आवक सीमित देखने को मिल रही है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कुछ ही मंडियों में लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का भाव रहा 16,200 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में लाल मिर्च इस दौरान 12,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में लाल मिर्च के सौदे रहे 3,000 रुपए पर। भारतीय मसाला बोर्ड की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार साल 2024-25 में भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात पिछले 4 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों में सबसे अधिक देखने को मिली है, जिससे निर्यात में अच्छा इजाफा दर्ज किया गया है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019-20 में भारत से 4.96 लाख टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ था। इसके बाद 2020-21 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और निर्यात 1.53 लाख टन बढ़कर 6.49 लाख टन पर पहुंच गया। हालांकि 2021-22 में गिरावट आई और निर्यात घटकर 5.57 लाख टन रह गया। वहीं साल 2022-23 में ये और कम होकर 5.16 लाख टन पर आ गया। इसके बाद साल 2023-24 में हल्की बढ़त देखने को मिली और निर्यात 84,907 टन बढ़कर 6.01 लाख टन तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा इजाफा साल 2024-25 में दर्ज हुआ, जब भारत का लाल मिर्च निर्यात पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7.15 लाख टन तक पहुंच गया। यानी पिछले साल की तुलना में 1.14 लाख टन की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसलों में से एक है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की पैदावार करने वाले राज्य हैं। इन राज्यों से देश की कुल मिर्च उपज का करीब 80% उत्पादन होता है। इस बढ़ते निर्यात से न केवल देश के किसानों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि भारत की मसालों की वैश्विक बाजार में पकड़ भी लगातार मजबूत हो रही है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित है। वहीं इसके हाजिर भाव एगमार्क नेट के मुताबिक कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 6 सितंबर के दिन पीली सोयाबीन की कीमत थी 4,255 रुपए। 8 सितंबर को इसके दाम में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद पीली सोयाबीन का भाव हो गया 4,155 रुपए। दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ बीते शनिवार को सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपए। सोमवार के दिन इसके सौदों में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद भाव हो गया 4,550 रुपए। जबकि राज्य की ही जसदण मंडी में इस दौरान सोयाबीन की कीमत में बढ़त देखने को मिली। 6 सितंबर के दिन यहाँ भाव था 3,850 रुपए। 8 सितंबर को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत हुए और 4,000 रुपए पर जा पहुँचे। देश की बाकी मंडियों में सोयाबीन के भाव को देखें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को राजस्थान की देई मंडी में दाम रहे 4,470 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए 4,100 रुपए पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि इस साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों में बैंगन, मिर्च, टमाटर और जल्दी तैयार होने वाली फूल गोभी की रोपाई साफ मौसम में करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान इन दिनों शिमला मिर्च और टमाटर की तैयार पौध की रोपाई जल्द से जल्द कर लें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी की रोपाई उभरी हुई मेड़ों पर करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्वार, चौलाई और पालक की बुवाई करें। यहाँ के किसान खीरा, लौकी, करेला, पेठा और मूली भी बो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में लंबी अवधि वाली मक्का के पौधों को सहारा देने का काम करें। फूल आने के समय में मक्का के पौधों को बांस से बांधने का काम करें। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार क्षेत्र में धान के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में केले के पौधों को फूल और फल आने के समय बांस या किसी डंडे की मदद से बांधने का काम करें।
ओडिशा के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में धान, मूंगफली, मक्का और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। उत्तर पूर्वी घाट इलाके में रागी, मक्का और कपास के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। वहीं पूर्वी घाट के ऊपरी हिस्सों में मक्का के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। दक्षिण पूर्वी घाट इलाके में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है ताकि फसल को गिरने और फफूंद लगने से बचाया जा सके। अदरक और हल्दी के खेतों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है, वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थाइमेथक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। हिमाचल प्रदेश के निरमंड की घाटू पंचायत के शर्मानी गांव में बीती देर रात हुए भयंकर भूस्खलन से एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। जानकारी के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा में एक ही परिवार के 5 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं, जबकि एक शव बरामद हुआ है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुए SRMU कांड के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया के सघन जांच के आदेश दिए हैं। भारत ने नेपाल के घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाई हुई है। भारत ने नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई युवाओं की मौत पर दुख जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना जताई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और इस कार्रवाई के दौरान सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में देर रात एक भीषण हादसा हुआ है। पिज्जा हट के ग्राउंड फ्लोर पर बने इलेक्ट्रिक पैनल में अचानक आग लग गई और इस हादसे में लगभग 5 लोग झुलस गए, जिसमें 3 पिज्जा हट के कर्मचारी और 2 राहगीर शामिल हैं। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।